बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 and 9। काइंडली ओपन केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 42। और चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरीके से जो है वो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। 5th सेंचुरी में एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस। इन्होंने जो है ये बात जो है वो स्टार्ट की कि तमाम मैटर जो है वो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमॉस। और फिर इस एटॉमॉस से वर्ड निकला एटम्स, और इस एटॉमॉस का मतलब था इनविजिबल और इनडिविजिबल, ना नजर आने वाला, और इनडिविजिबल यानी नहीं डिवाइड होने वाला। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ पढ़ते हैं। एक इंग्लिश स्कूल टीचर और केमिस्ट है जॉन डाल्टन। इन्होंने एक एटॉमिक अपनी थ्योरी जो है वो पेश की, जिसके इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स ये हैं। डाल्टन के मुताबिक, आप सबको पहले मैं बता चुकी हूँ वैसे कि तमाम जो मैटर है वो अब आफ्टर डिस्कवरी हम उसे एलिमेंट्स कहते हैं। 8 और 9 के स्टूडेंट को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तमाम एलिमेंट, डाल्टन के मुताबिक तमाम एलिमेंट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। वो उनके मुताबिक स्मॉल, इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टेबल यानी कि डिवाइड होने वाले नहीं और तबाह होने वाले नहीं पार्टिकल से बने होते हैं एटम। क्या चीज़ बनी होती है? एलिमेंट्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, उन पार्टिकल को कहते हैं एटम। और उन्होंने एक बात कही, इनडिविजिबल, उसको हम एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंडली इन्होंने कहा तमाम एटम, जैसे इन्होंने एक बात कह दी, फर्स्ट बात कि तमाम एलिमेंट में तमाम जो बने हुए होते हैं, तमाम एलिमेंट्स वो एटम से मिलके बने होते हैं। सेकेंड पार्ट उसी से रिलेटेड है कि वो एटम से जो बने हुए होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है, इसके तमाम एटम जो इसके अंदर है, एटम से मिलके बना हुआ है, तो ये सारे एक जैसे होंगे, इनका साइज जो है वो सेम होगा, इनका मास सेम होगा, इसका शेप सेम होगा, मगर ये सेकंड जो है ना ये इससे डिफरेंट होंगे ऑक्सीजन वाले से। इसी तरीके मगर ऑक्सीजन के जितने एलिमेंट्स आपस में, ये है एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसके जितने एटम है ये आपस में सिमिलर होंगे, बट ये नाइट्रोजन से डिफरेंट होंगे। तो ये तीनों के एलिमेंट्स जो है ये तीनों, इनमें एटम है और ये एटम आपस में तो एक जैसे हैं मगर दूसरों से ये डिफरेंट है। कार्बन का एटम इससे रिजेंबल नहीं करेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का एटम जो है वो नाइट्रोजन से रिजेंबल नहीं करेगा, बट ये आपस में एक जैसे होंगे एक ही एलिमेंट के। थर्ड पॉइंट इनका था कि जब कंपाउंड्स बन जाते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं आप सबको पता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलाए जाए तो कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट डाल्टन का ये था। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था कि तमाम एलिमेंट एटम से मिलके बने हुए हैं जो कि इनडिवाइडेबल है, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट उसका ये था कि जो है वो साइज और मास और शेप एक एलिमेंट के एटम के सेम होंगे जबकि वो दूसरे से डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉइंट ये था कि कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो। और फोर्थ पॉइंट क्या था जो कि आप पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई एटम जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं, रीअरेंजमेंट होती है, इसमें कोई एटम ज़ाया नहीं होता, सिर्फ वो चेंज हो जाता है। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ चुके हैं कि एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई नया आइटम प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई नया आइटम डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट डाल्टन ने कहे, मगर डाल्टन की थ्योरी जो है वो लिमिटेड थी। उससे आगे जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमारी बनाई गई तो मॉडर्न
एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन की थ्योरी को रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको एक्सटेंशन दी गई, उसके आगे एक बात पहुंचाई गई कि इससे ज़्यादा डिटेल में। उसकी एक बात फर्स्ट जो है इसका पॉइंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है। इन्होंने कहा एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब एटम के पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिटेल देखी, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में होते हैं। इस तरीके से डाल्टन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। मगर उसकी बाकी पॉइंट जो है वो सक्सेसफुल थे। केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉस, आप लोगों ने लॉस पढ़े सेकंड चैप्टर में, लॉस 4 लॉ पढ़ाए थे। तो लॉस केमिकल कॉम्बिनेशन में ये इनकी जो है लार्जली सक्सेसफुल रहा डाल्टन, मगर इसने ये पॉइंट इनका जो है वो रॉन्ग हो गया कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। आप सबको पता है एटम डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर होते हैं। अब जो है सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड किसने किए, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया। 3 चीज़ें होती हैं एटम के पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मगर ये सब बातें कैसे हमें पता चली, ये सब बातें हमें साइंटिस्ट ने बताई हैं और किस तरीके से बताई हैं हम बताते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया, फैराडे, विलियम क्रूग और जे थॉमसन। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की और फर्स्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन है। सेकेंडली प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टेन ने देखा और विलियम जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, तो 1897 में ब्रिटिश जो है वो साइंटिस्ट हैं हमारे फिजिक्स से जे थॉमसन, उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया। कम टू द पेज नंबर 44, टर्न आउट द पेज। ये इन्होंने एक ट्यूब ली, ये गिलास ट्यूब ली, शीशे की ट्यूब, इस पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जिससे करंट पास होता है, मेटल के होते हैं, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए। ये जो 2 प्लेटें लगी इलेक्ट्रोड्स है, जैसे आपके कोई टॉय होता है या घड़ी होती है, उसके साइड्स पे जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं यानी कि वो करंट पास करेंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये मेटल के होते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया गया बैटरी से। बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे आप लोग सेल लगाते हैं तो एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, इसी तरीके से ये बैटरी है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज करंट जा रहा है, चार्ज जा रहा है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये जो ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब जो बनी हुई है, ये गिलास की है, ये शीशे की है। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया है ताकि इसका जो है प्रेशर कम किया जा सके और ये जो नेगेटिव जिस तरफ चार्ज जा रहा है वो कैथोड होता है, जिस तरफ पॉजिटिव जाए वो एनोड होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रोड। सही, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब इन्होंने करंट पास किया, ऑन की बैटरी, करंट पास हुआ। जब करंट पास हुआ तो इन्होंने देखा कि ब्लूइश कलर की रेज जो है वो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे आ रहे हैं, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे आ रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले नोट किया नेगेटिव को कि कुछ रेज, कुछ पार्टिकल, एक ब्लूइश लाइट दिखी इन्हें, स्ट्रीकिंग दिखी, ब्लूइश लाइट के स्ट्रीक्स देखे उसके कि ये जो है नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चार्ज हमेशा अपोजिटली जाते हैं, जैसे मैग्नेट अपोजिटली जो है वो आपको पता है मैग्नेट होता है, वो अपोजिट को आपस में अट्रैक्ट करता है और 2 मैग्नेट के साइड आप एक जैसे लगा दें तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये अपने अपोजिट की तरफ जाते हैं। तो कुछ लाइट निकल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई, तो इन्होंने कहा यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो नेगेटिव हैं। फिर इसको फर्दर उन्होंने आगे जाके नाम दिया कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। और ये जो रेज निकल रही हैं इनको कहा गया कैथोड रेज है। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं
कि इन्होंने कहा कि ये तो इनविजिबल होती हैं, रेस तो हमें नज़र नहीं आती, फिर कैसे नज़र आई? तो इनके रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे थे, जब वो गुजर के गई तो उनका शेडो पड़ा तो पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। शेडो यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, तो पता चला ये लाइंस जो हैं, ये जो रेज हैं, ये किस में ट्रैवल कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल। फिर उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही कि ये भी इनविजिबल होती हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि कुछ मटेरियल यहाँ पे ऐसा रखा था कि वो ग्लो करे, तो जब वो ग्लो करा तो पता चला कि यहाँ से रेस गुजर रही हैं। इसी तरीके से जब ये नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे गई तो ये क्या शो हुआ, क्या प्रॉपर्टी शो हुई कि ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव से निकल के कहाँ जा रही हैं? पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। ये लाइंस देख रहे हैं आप, इस वजह से इन्होंने कहा कि ये नेगेटिव है जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और फिर इन्होंने बताया कि चार्ज कितना मास होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का, ये प्रॉपर्टीज में बताया। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से हुई? जे थॉमसन की ही डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर जब गोल्डस्टीन ने ये बात कही कि जब नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो यकीनन, ये वही देखिए जो है डिस्चार्ज ट्यूब है, यकीनन कोई पॉजिटिव चार्ज भी निकल के उस वक्त नेगेटिव की तरफ आ रहा होगा। तो गोल्डस्टीन ने ये बात कही, जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने वही जे थॉमसन वाला जो है वो लगाया ऑपरेटर्स। उसके बाद जो है वही इसी तरीके से करंट पास किया, बस इसमें फ़र्क ये है कि बैटरी इन्होंने ऊपर शो की हुई है। वैसे कोई इशू नहीं है कि बैटरी नीचे हो या ऊपर हो। एनोड है, ये कैथोड है, नेगेटिव है तो ये कैथोड है, पॉजिटिव है तो ये एनोड है। फिर जब करंट पास हुआ तो उन्होंने नोट किया कि बिल्कुल एग्जैक्टली जब नेगेटिव से यहाँ से कुछ पार्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखें, ये नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं और नेगेटिव कुछ जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो पॉजिटिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो उनको क्या नाम दिया? उनको नाम दिया प्रोटॉन का, कि ये प्रोटॉन है। अब फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ हैं पॉजिटिव रेज की, इनको नेगेटिव रेज कहा, कैथोड रेज कहा, और इसको क्या कहा? पॉजिटिव रेज कहा और प्रोटॉन कहा। दीज रेज ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये रेज भी स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करती हैं और ये नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो इन्होंने कहा यकीनन इनके पास पॉजिटिव चार्ज है जब भी ये रेज नेगेटिव की तरफ जा रही है। फिर इसका चार्ज बताया कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन से कम होता है, इसका पॉजिटिव का काफ़ी कम होता है, मच स्मॉलर। फिर आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिविटी के जरिए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये जो है प्रॉपर्टीज़ है, इनमें वही बातें लिखी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो लिखा हुआ है कैथोड रेज, नेगेटिव रेज, कि ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, केजी में दिया हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, कूलम्स में दिया हुआ है, इसी तरह प्रोटॉन का दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का दिया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरेल फ्रेंच फिजिसिस्ट है, इन्होंने 1896 में डिस्कवर किया। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। डिसइंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है? कंटिन्यूसली किसी एटम के न्यूक्लियस से शुआओं का निकलना। आप सबको पता है रेडिएशन क्या होती है, शुआएं क्या होती हैं। तो कुछ हमारे, आपको मैंने बताया है एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब मैंने बताया था मैटर होते हैं, मैटर को जब वो डिस्कवर्ड हो जाते हैं तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं और एलिमेंट्स को हम उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 109 एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर्ड हैं। तो उनमें से कुछ होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट? अभी मैंने आपको बताया एटम में होता है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनमें से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में से खुद ब खुद रेडिएशन निकलती है, शुआएं निकल रही होती है कंटिन्यूसली, तो उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो। तो अब ये होती, और वो जो रेडिएशन निकल रही है हम उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं, 3 टाइप की रेस निकल रही होती है। इसके लिए जो है ना वो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक लेड ब्लॉक लिया, लेड
ठीक है, एक लेड का ब्लॉक लिया। लेड क्या है, एक एलिमेंट होता है लेड भी। इसका एक ब्लॉक लिया, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है इसके न्यूक्लियस में से कंटिन्यूसली शुआएं निकलती रहेंगी। अब इन्होंने क्या किया, ऊपर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। अब जो शुआएं निकल रही हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट लगाने का मकसद ये होता है कि हमें कुछ शेडो मिल जाए, कुछ पता चल जाए। फोटोग्राफिक प्लेट लगाने पे हमें पता चले कि रेज आ रही हैं, वरना तो कंटिन्यूसली रेज निकलती हैं, वो इनविजिबल होती हैं, हमें पता भी नहीं चलती। फोटोग्राफिक प्लेट लगाने का मतलब ये है कि हमें रेज पता चले, कुछ शो हो जाए कि रेज आ रही हैं। अब उन्होंने यहाँ पे दो जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगाए। यहाँ पे एक पॉजिटिव, वही मैंने आपसे कहा पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव कैथोड होता है। अब जब रेस, तीन टाइप की रेस निकली, एक गई पॉजिटिव की तरफ, एक गई नेगेटिव की तरफ और एक बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं गई। तो जो नेगेटिव की तरफ गई ना, सॉरी जो पॉजिटिव की तरफ गई, तो उसे कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव, मैंने आपसे कहा कि हमेशा चार्ज जो है वो अपोजिटली जाता है। तो जो पॉजिटिव की तरफ गया तो उन्होंने कहा ये नेगेटिव है, जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है उसका नाम दे दिया बीटा रेस। इसी तरीके से कुछ रेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई, तो जो कहा नेगेटिव की तरफ जा रही हैं तो वो पॉजिटिव हैं, तो उनको नाम दिया अल्फा रेस। अल्फा को ऐसे शो करते हैं, बीटा को ऐसे शो करते हैं, अल्फा रेस, बीटा रेस। और कुछ रो किसी की तरफ नहीं गई, वो बिल्कुल स्ट्रेट गई, मतलब वो न्यूट्रल है, यानी इसका कोई इस पर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो या तो वो पॉजिटिव की तरफ जाती या नेगेटिव अपोजिट की तरफ, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गई, तो वो कहलाती हैं गामा रेस। और गामा को ऐसे दिखते हैं। ये मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं रदरफोर्ड के सेकंड जो है एक्सपेरिमेंट था उसका, वो था कि एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। पेज नंबर 48 पे आ जाइए। ये मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। रदरफोर्ड ने एक एटम, गोल्ड भी आपको पता है एक एलिमेंट है, गोल्ड की एक थिन फॉइल ली, बहुत बारीक सी एक फॉइल ली गोल्ड की, ये, और इस पे जो है वो रेडियो एक्टिविटी के जरिए अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा होगा, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स को पास किया तो तमाम पार्टिकल्स जो है वो इसमें से गुजर गए आसानी से। किसके अंदर से, गोल्ड फॉइल से आराम से निकल गए सारे, यहाँ ऊपर से भी नीचे से तकरीबन 99.9% जो है वो पास आउट हो गए। बट कुछ जो है वो वेरी फ्यू यहाँ बीच में से टकराकर वापस आ गई। अब जब किसी भी चीज़ को आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप एक खाली कमरे में फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई सी बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो वो जाएगी, आराम से गुजर जाएगी। मगर अगर उसके रास्ते में कोई भी चीज़ होगी तो वो उससे टकरा के, कोई चेयर रखी तो वो वापस आ जाएगी। तो इसी तरीके से एटम जो है वो तमाम जगह इसमें स्पेस होती है, आराम से रेस गुजर गई। मगर बीच के हिस्से में से जो कुछ रेस गुजर रही थी वो वापस आई, वेरी फ्यू। तो इस पे रदरफोर्ड ने कहा, फिर इन्होंने अपनी जो है वो थ्योरी बनाई, इन्होंने इस पे कहा, एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कहा कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होता है एटम्स का, वो क्या होता है, वो एम्प्टी होता है, जब भी तो गुजर गई इसमें से रेस, और उसका जो सारा वजन है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो वापस भेज रही है रेस को, तो इसमें मास है, कोई हैवियर चीज है। फिर उन्होंने कहा कि जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में, और फिर ये बात भी डिस्कवर की कि सेंटर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो चीज़ सेंटर में है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप सबको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होता है।
और न्यूट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस में, मगर न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, मगर प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो इसकी वजह से ये जो है वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर शेल्स में होते हैं। इस तरीके से शेल होता है, ये बीच में जो है वो न्यूक्लियस है और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था और इसकी कंक्लूजन था, मगर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, कोई वीकनेस थी इसकी रदरफोर्ड के मॉडल में। क्या वीकनेस थी? उन्होंने कहा फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये रहे शेल्स, इस तरीके से रदरफोर्ड ने कहा शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर, अब एक मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी। जब भी तो मूव कर रहा है, आपके अंदर एनर्जी होती है तो आप लोग मूव करते हैं ना, अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप एक जगह बैठे रहेंगे। तो उन्होंने कहा एनर्जी अगर ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो मीन्स इसके अंदर एनर्जी है। अच्छा, अब जब एनर्जी है तो ये मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी लूज भी हो रही है। आप जैसे खाना खाते हैं और आप काम करते रहते हैं 3 घंटे बाद आपकी एनर्जी लूज हो जाती है, थक के आप बैठ जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब एनर्जी कंटिन्यूसली ये रिलीज कर रहा है, इसके अंदर एनर्जी, ये मूव कर रहा है तो एनर्जी है, और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो एनर्जी भी लूज हो रही है। तो आखिर में ये लूज होके गिर क्यों नहीं जाता थक के न्यूक्लियस में? इसको गिरना चाहिए न्यूक्लियस में आके, इसलिए गिरना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में, ये भी रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसे डिस्क्राइब भी कर दिया अपनी एटॉमिक थ्योरी से, प्रूफ भी कर दिया। फिर सेकेंडली जो है वीकनेस ये थी कि अगर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर रहा है एनर्जी, तो फिर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इस तरीके से इसका शेडो आना चाहिए ना कि ये कंटिन्यूसली, मगर जब हमने शेडो देखा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे किसी चीज़ से शुआओं का निकलना, जैसे कि आपको नज़र आती है लाइट निकलती हुई, कि जो है वो जब आप लाइट को गौर से देखें तो उसमें हमें कलर्स नज़र आते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह से कलर नज़र आते हैं। तो जो कलर्स नज़र आए ना इलेक्ट्रॉन से बाहर, तो हमें वो स्ट्रेट लाइन में नज़र आए। तो इसका मतलब है कि वो बात गलत कहने की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं हो रहा, अगर रिवॉल्व होते एनर्जी होती तो उनका हमें इस तरीके से एनर्जी दिखती, लाइट इस तरीके से। तो फिर नील बोहर ने एक अपना एटॉमिक जो है मॉडल पेश किया, उन्होंने डायनिश फिजिक्स से, यानी कि वो उन्होंने प्लांक और आइंस्टाइन का जो है वो आइडिया लिया। उन्होंने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज है, यानी कि फिक्स एनर्जी। फिक्स का मतलब है कि ना एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन की, ना कम होगी, उसका एक फिक्स एनर्जी है जिससे वो अपनी मूव करता है और इलेक्ट्रॉन को अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे आप लोग हैं फ्रीली अपने घर में घूम सकते हैं ना, आपको अलाउ है कि आप अपने नेबर के घर में जाएं और आराम से जाए वो फ्रीली मूव करें, ऐसा तो नहीं। अगर आप किसी के घर एज अ गेस्ट भी जाते हैं तो एक जगह बैठते हैं, फिर वो अगर आपको परमिशन देता है तो फिर आप आगे जाते हैं। तो इसी तरीके से नील बोहर ने कहा कि इनके पास एनर्जी क्वांटाइज है, इनके पास एक फिक्स एनर्जी, ये नहीं कि लूज हो रही है, गेन हो रही है, खाना खा रहे तो आ रही है, नहीं खा रहे तो नहीं आ रही, ऐसे नहीं है। इनके पास क्वांटाइज है, फिक्स एनर्जी है। और फिर जो है ये वो रिलीज हो रही है, बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रही, कह रहे हैं क्वांटाइज है। अच्छा, अब ये जो मूव कर रहे हैं शेल्स में, तो उन्होंने कहा इनके एक फिक्स है शेल के ये सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल है, बस ये इसी में करेंगे। जैसे नील बोहर ने बताया था कि पहला के है, फिर एल है, फिर एम है, इस तरीके से शेल है। तो इनको अलाउ नहीं है कि दूसरे शेल में जाएं। हाँ, अलाउ जब होगा जब ये अलाउ एनर्जी वो करेगा, जैसे कोई दूसरे एटम आता है उससे कोई रिएक्शन हो जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दूसरे एटम से मिलेगा जाके और फिर सम एनर्जी
करेगा जब वो जंप करेगा। कब जंप करेगा? जब कोई रिएक्शन हो। आपको पता है ना कि हर चीज़ में रिएक्शन होता है, कार्बन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन आपस में जो है वो रिएक्शन करके O2 बना ले। कोई भी चीज़ आपस में हर चीज़ रिएक्शन कर रही होती है। तो जब भी रिएक्शन होते हैं, जब इसको अलाउ होता है कि ये जो है आके वो दूसरे शेल में आ जाए, ये दूसरे एटम दूसरे एलिमेंट के उसमें चला जाए, और ये उसी वक्त एनर्जी रिलीज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये नील बोहर का आइडिया था। इन्होंने इसकी दो बात को इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ये जो नील बोहर थे, इन्होंने वीकनेस को इस तरह रदरफोर्ड की सॉल्व किया। अब आ जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। आपको सबको पता है कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? आपको क्या बताया मैंने? ये न्यूक्लियस है और इस पे ये इलेक्ट्रॉन, ये शेल्स हैं, इस तरीके से ये मूव कर रहे होते हैं। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मूव करना है, मगर इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनका नंबर सेम होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और एटॉमिक नंबर जो है वो एज अ सब डिस्क्रिप्ट लिखा जाता है। मीन्स के इस तरह से लिखा जाएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अच्छा, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होता है। ये एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते ही इस वजह से है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर चेंज होता है। जैसे क्लोरीन का 17 है, नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1 है। हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से एटॉमिक नंबर लाजमी चेंज होगा। हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से पहचाना जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। सोडियम का 11। इसी तरीके से एक होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी का एटॉमिक मास होता है। अब एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन के 6 थे और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 12। तो मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है? 6। एटॉमिक मास जो होता है वो सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखा जाता है, यानी कि जैसे सोडियम का लिख रहे हैं तो हम ऊपर लिखेंगे, कार्बन का लिख रहे हैं तो भी हम ऊपर लिखेंगे। एटॉमिक मास एक दूसरे के सेम हो सकते हैं आइसोटोप्स की वजह से, मगर एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर की वजह से पहचाना जाता है। और एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही है। और एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सम किसका? सम नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसका सम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक फार्मूला होता है जो आपको जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे तो न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो पता चलेगा, A माइनस जेड का। Z किसको डिनोट करता है ये मैं आपको बताना भूल गई। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है? Z से। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास जो है वो A से डिनोट किया जाता है। जब आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आप माइनस कर देंगे तो फिर आपके क्या आ जाएगा? एटॉमिक आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल। बोहर्स ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडल पेश किया? अभी मैंने आपको बताया था ये बोहर्स से इन्होंने कहा कि एक एक सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब कि एक के शेल इन्होंने कहा, पहला शेल के होता है, सबसे करीब न्यूक्लियस के के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है, फिर ओ होता है और पी होता है। इस तरीके से ये शेल्स होते हैं, 6 शेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो है इस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। हर एक का सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल होता है, जैसे के जो है वो 2 रख सकता है, इसी तरीके से सेकंड वाले जो है वो 8 रख सकता है। इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। जैसे अब n क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब फॉर एग्जाम्पल हम m का हमें निकालना है, हमें नहीं पता कि m में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे? 2 लिखा, 2 फार्मूले का आया, m में कितने शेल, कौन सा नंबर है शेल? 1 2 थर्ड शेल है ना, हमने 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब है m में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम n में कितने आ सकते हैं? n कौन सा है? इसका भी वही फार्मूला 2n2, 2 फार्मूले का, n नंबर ऑफ शेल, n कौन सा शेल का नंबर है? 1 2 3 4, मतलब 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16 और 2 16 2 जा 32, मतलब n में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम मालूम कर सकते हैं आसानी से कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n2 के फार्मूले से। ये भी बोहर्स ने दिया, KLMNOP। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है और इसका वर्किंग आप लोगों को स्कूल की तरफ से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, सेकेंडली आप 9th क्लास के लिए अनाउंसमेंट है कि इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो गए, रिड्यूस सिलेबस हो गया 9th क्लास का, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेनेशन 8 और 9 दोनों के लिए दी है। तो रिड्यूस सिलेबस में आप लोगों को रदरफोर्ड और नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल आएगा, एटॉमिक मास एंड मास नंबर आएगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग और से देख लीजिएगा, ये आप लोगों के रिड्यूस सिलेबस में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। और फिर इंशाल्लाह ताला हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 4। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।